तो अब बात कर लेते हैं एक बार फिर क्रिकेट की और वेस्ट इंडीज़ का रुख करते हैं। हम अपने टेस्ट मैच की बात करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट का जो तीसरा दिन है ना, वो रहा फवाद आलम के नाम। मतलब कि क्या इनिंग्स खेली है फवाद आलम ने। पाकिस्तान की जो डूबती नैया थी उसको उन्होंने पार लगाया और सेंचुरी स्कोर की। और मतलब अगर आप देखें तो क्या फ्लिक्स हैं, क्या कट है। फवाद ने उन तमाम तर नाक़िदीन को जो है वो गलत साबित किया है, जो कह रहे थे कि फवाद आलम का कैसा अजीब सा स्टांस है। और इन नाक़िदीन में अपने भी शामिल थे, लेकिन अब वो अपने जो हैं वो तारीफ़ किए बिना नहीं सकते। लेकिन दूसरी जानिब हम अब आपको दिखा रहे हैं वो जो कुछ भी नहीं करते थकते। अज़हर अली और इमरान बट और आबिद अली, ये वो हमारे तीन अनमोल रतन हैं, 2 से 3 हो गए हैं, जो स्कोर करके नहीं दे रहे हैं। अगर हम इनकी आपको स्कोर्स दिखाएं तो आबिद अली ने पहले टेस्ट में 9 रन बनाए, फिर वो आउट हो गए। फिर अज़हर अली ने 17 बनाए, फिर वो भी आउट हो गए। और दूसरी इनिंग्स की बात की जाए तो इमरान बट 0 पे आउट हुए। जिस तरह वो आउट हुए हैं वो भी देखने के लायक था। दूसरी इनिंग्स में आबिद अली ने कुछ मजामत दिखाई, 34 रन बनाए। पहले टेस्ट की बात कर रहे हैं और ये तमाम तर वाक़यात हुए। इसके बाद पहले टेस्ट में एक बार फिर दिखा रहे हैं। और पहले टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में अगर आप डिसमिसल्स देखें इन तमाम तर बैट्समैन के, ये डिसमिसल, ये वो बॉल था जो रोश ने कराया। थोड़ा सा इसने स्टीप बाउंस लिया और बजाय सॉफ्ट हैंड जाने के, अगेन अज़हर अली के साथ भी वही चीज़, बजाय सॉफ्ट हैंड जाने के हार्ड हैंड्स के साथ गए और एज दे बैठे। और यही चीज़ हमने फिर इमरान बट के साथ भी देखी, अगेन हार्ड हैंड्स। यही कप्तान बाबर आजम ने जब इन्हें सिखाया तो बाबर आजम ने सॉफ्ट हैंड के साथ इस बॉल को स्टीयर कर दिया था। हालांकि जो अभी आप देख रहे हैं वो तो उस पर बाबर आउट हो गए थे, लेकिन बाबर आजम ने कई बार अपनी इनिंग्स में दिखाया कि किस तरीके से सॉफ्ट हैंड के साथ वो गए और उन्होंने चौका लगाया। अगेन ये हम बाबर, अब ये सेम डिलीवरी अगर आप देखें आबिद अली के पास भी आई अबव वेस्ट, लेकिन किस तरीके से बाबर ने इसको स्टीयर कर दिया बैकफुट पे रहते हुए, वो भी आपके सामने है क्लास। और आबिद अली जिस तरह उस स्टीप बाउंस पे आउट हुए वो भी हमने आपको दिखाया। ये अगेन तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन आपके सामने। लेकिन अब जो बात है वो है ये कि तनवीर अहमद से हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे टॉप बल्ले फॉर्म में नहीं है और काफ़ी अरसे से फॉर्म में नहीं है, तो कैसे विनिंग पोजीशन में हम आएंगे भाई? देखिए, आपको चीज़ बताता हूँ, बड़ी हैरानगी की बात है कि अगर हम T20 देखें और वनडे की क्रिकेट देखें पाकिस्तान की, वहाँ पे हमारे ऊपर के लड़के रन्स करते और नीचे के लड़के रन्स नहीं कर रहे। टेस्ट क्रिकेट के अंदर ऊपर के लड़के रन्स नहीं करते और नीचे के लड़के रन्स कर रहे हैं। ये जगह अजीब इत्तेफाक है। बात ये है कि हम ये नहीं कहते कि आबिद अली बहुत बुरा प्लेयर है या अज़हर अली बहुत बुरा प्लेयर है। अज़हर अली ने 6500 रन किए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। इमरान बट ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तकरीबन 70 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। तो एक्सपीरियंस है इनके पास। कुछों के पास टेस्ट क्रिकेट का है, कुछ के पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट का है। मैं ये कहता हूँ कि कभी भी ऐसी पिच के ऊपर अपनी ज़िंदगी में क्रिकेट नहीं खेली होगी। फर्स्ट क्लास में भी खेली है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी खेली है। उसके बावजूद इस तरीके से बैटिंग करना, जैसे ऐसे लगता है खेलना ही नहीं आता। इमरान बट को ऐसे लगता है कि उसने 75 फर्स्ट क्लास मैच खेले ही नहीं है, वो पहली दूसरी दफ़ा क्रिकेट खेल रहा है। आबिद अली के पास इतना एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। अब अज़हर अली का यही हाल है। ऐसे लगता है कि इनको कुछ सिखाया जा रहा है, अभी इनको बताया जा रहा है कि आपने स्विंग सीम किस तरीके से खेलनी है। जिस तरीके से वो इस टेस्ट मैच में भी आउट हुए हैं, कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल नहीं था जिन बॉल्स पे वो लोग आउट हुए हैं। डरे अजीब तरीके से एक ही क्रीज में खड़े होकर खेलते हैं। बल्ला कहाँ जा रहा है, पैर कहाँ जा रहा है, समझ से बाहर है। इसी पिच के ऊपर बाबर आजम ने खेल के बताया, इसी पिच के ऊपर फवाद आलम ने 100 करके बताया, जिसके बारे में सारे लोग कहते थे कि इसका स्टांस अच्छा नहीं है, और उन लोगों के सामने वो 100 कर रहा है। लाइक मिसबाह उल हक या वकार यूनुस। 2010 में मिसबाह उल हक कप्तान बने, फिर वकार यूनुस भी कोच थे। 2009 में 100 करने के बाद उसकी क्रिकेट ऐसे साइड पे कर दी गई जैसे उसको खेलना ही नहीं आता। 11 साल बाद उसको टीम में लाए और जितने भी सिलेक्टर्स आए, जितने भी कप्तान थे, मिसबाह तो खैर 2010 के बाद कप्तानी करते रहे, सब यही कहते रहे अजीब तरीके से खड़ा होता है, इससे अच्छा टैलेंट पाकिस्तान क्रिकेट में है। अब वो जब वापस आया तो उसने सबके मुंह बंद किए। अब मैं तो ये सोचता हूँ कि मिसबाह किस बेस पे हंस के तालियां बजाता है, वकार यूनुस क्या देख के सोचते होंगे कि हमने इसके साथ क्या किया है।
हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट को खुद तबाह करते हैं, हम अच्छे टैलेंट को तबाह करते हैं। हम बिल्कुल नहीं सोचते सही। कि हमारी पसंद का नहीं है तो हम इसकी इसकी क्रिकेट क्यों खराब कर रहे हैं। अच्छा, हमने पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फवाद आलम को कोई पसंद ही नहीं करता था, जिसकी वजह से वो टीम में सेलेक्ट नहीं होता था, लेकिन वो तनवीर भाई, रन्स इतने करता था। जो आपने एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस की बात की ना, तो ज़रूरी तो नहीं कि फ़र्स्ट क्लास लेवल पे अगर आपका इतना एक्सपीरियंस हो तो आपको इंटरनेशनल कैप मिल जाए। आई एम सॉरी, मैं ये सवाल कर रहा हूँ, होना तो यही चाहिए कि अगर आप फर्स्ट क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको इंटरनेशनल कैप मिलनी चाहिए। लेकिन ये भेदभाव नहीं है, फर्स्ट क्लास में तो ताबिश परफॉर्म कर रहा था, फर्स्ट क्लास में तो सदफ परफॉर्म करता हुआ आया है, तो उनकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई किसी को। लेकिन फर्स्ट क्लास में ये जो परफॉर्म कर रहे हैं और अब आके इंटरनेशनल परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो ये भेदभाव नहीं कहेंगे आप इसे? देखें, एक परफॉर्मेंस होती है फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, आप एक लड़के को लेके आए, जब वो नहीं परफॉर्म करेगा तो फिर आप उसको ड्रॉप कर देंगे, उसको चांसेस दें। इसका मतलब ये है कि वो शायद डोमेस्टिक का तो बहुत अच्छा प्लेयर है, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने उसको चांस दिया, वो कुछ नहीं कर पा रहा। हाँ, अगर आप उसको ज़बरदस्ती खिलाएँगे, इसका मतलब फिर पसंद नापसंद शुरू नज़र आने लग जाएगी। एक सिलेक्शन वो होती है जो आजकल हो रही है, जिसकी बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट की, जिन लोगों की होती, उनको आप पाकिस्तान क्रिकेट में लेके आते। इन चीज़ों से भी आपकी पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज हो रही है और आपके प्लेयर सपोर्ट कर रहे हैं, भरपूर तरीके से उन लड़कों को सपोर्ट कर रहे हैं, जिन लोगों की बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं है, ना फिटनेस है, ना परफॉर्मेंस है, कुछ भी नहीं है। तो इन चीज़ों से भी आपकी क्रिकेट खराब होती है। हमेशा आप उस प्लेयर को लेके आएँ जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है। हमने कितने प्लेयर्स डोमेस्टिक के ज़ाया कर दिए, जिस तरह आपने कुछ प्लेयर्स का नाम भी लिया। ये तो सिर्फ़ आपने 1-2 प्लेयर्स का नाम लिए, 85 प्लेयर हमने ज़ाया कर दिए, जिनकी परफॉर्मेंसेज़ थी, चाहे वो बैट्समैन थे, चाहे बॉलर थे, सिर्फ़ अपने मफादात के चक्कर में, सिर्फ़ अपने मफादात के हुँ। चक्कर में कि हमारी पसंद का प्लेयर आए, हम उसको लेके चलें, हमारी सुने। हम अगर उसको लेके आते हैं कि जो हमारी नहीं सुनेगा, तो हम कैसे उसको क्रिकेट में अच्छा, फिर रखेंगे? तनवीर भाई, अब ज़रा हम अब टीम की ज़रा बात कर लेना। आगे बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले, वर्ल्ड कप तो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है। ऐसे में कि जब जो पाकिस्तान का हमारा टॉप ऑर्डर है, उससे अच्छा तो इंग्लैंड और इंडिया का लोअर ऑर्डर खेल रहा है। ऐसे में आपको लगता है आगे जाके हम कोई ऐसी टीम कॉम्बिनेशन बना पाएंगे जो सीरीज़ विनर हो, जो वर्ल्ड कप विनर हो? और अगर लगता है आपको ऐसा, तो किसको हटाएंगे? यानी कि अगर अभी इस वक्त आप चेयरमैन होते, वैसे तो कौन होने जा रहा है इस पे भी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन सिलेक्टर होते, चेयरमैन होते, तो आप किसको रखते और किसको हटाते? क्या बेंच स्ट्रेंथ है आपके पास? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपने मेरा नाम ले लिया, अगर मैं चेयरमैन होता, पहली तो बात कभी सोचता भी नहीं इस तरफ आने के लिए, अच्छा, लेकिन अगर होता तनवीर भाई, तो यहीं रुकिएगा। मैं आपको, अब आपका जो ख्वाब है ना, उसको अभी ज़रा यहीं रखें, क्योंकि इसी से जुड़ी एक अहम खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, रमीज़ राजा और चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी की होगी मुलाकात। रमीज़ राजा को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। तो जैसा कि हम बात कर ही रहे थे, आज बड़ी अहम मुलाकात होने जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी से भी मुलाकात करेंगे और रमीज़ राजा से भी मुलाकात करेंगे। द फ्लैम्बॉयंट कमेंटेटर, और पाकिस्तान की नुमाइंदगी उन्होंने की है। अब्बास शबीर से हम बात करते हैं। जी अब्बास, क्या होने जा रहा है आज? देखिए, चेयरमैन पीसीबी की तकर्री एक बहुत अहम मामला है। कल ये टेन्योर खत्म हो रहा है और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2 अहम मुलाकातें रखी हैं। पहली मुलाकात क्रिकेट बोर्ड के ऑनगोइंग जो चेयरमैन है एहसान मानी, उनसे है। रमीज़ राजा को भी वज़ीर-ए-आज़म ने आज मुलाकात के लिए बुलाया है। कुछ सजेशन वज़ीर-ए-आज़म अपने करीबी साथियों से भी ले रहे हैं और मुख्तलिफ क्रिकेटर्स की तरफ से भी कुछ सजेशन आ रही हैं। हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म ने करना है। आज 2 मुलाकातें बहुत अहम हैं। या तो एहसान मानी साहब का टेन्योर कंटिन्यू होगा या रमीज़ राजा साहब को कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। तो अहम मुलाकातें हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी और रमीज़ राजा से वज़ीर-ए-आज़म की, जिसमें आज फैसला कर लिया जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या तब्दीली जाएंगे। फैसला कर लिया जाएगा और अहम मामलात होने जा रहे हैं। जी तनवीर, तो हम नाम ले ही रहे थे, और हम मतलब नाम नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन वो सामने आ गया है। तो कैसे देखते हैं आप ये बड़ी अहम मुलाकात होने जा रही है, और कभी इम्कान यही है कि रमीज़ राजा जो हैं वो आपके नए चेयरमैन पीसीबी हो सकते हैं? कैसे देखेंगे आप इस फैसले को? देखिए, ये तो काफ़ी 2-3 दिन से चीज़ें चल रही हैं कि हो सकता है रमीज़ राजा जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन जाए।
मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कोई भी बने, क्या वो अपनी मर्जी से क्रिकेट बोर्ड को चलाएगा या नहीं चलाएगा? हमें तो ये पता है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट वापस आएगी नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब नहीं चाहते। हमें ये पता है कि 6 टीमों से ज़्यादा टीमें हो नहीं सकती, क्योंकि इमरान खान साहब नहीं चाहते। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती, अगर रवीज़ भाई अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करना चाहते हैं, अगर उन्होंने 2 टोक बात की है इमरान भाई से करेंगे कि आप मुझे ये ज़िम्मेदारी दे तो रहे हैं, लेकिन मैं ये इन चीज़ों को बेहतर करना चाहता हूँ, ना मैं किसी की इन्वॉल्वमेंट चाहता हूँ। अगर इस चीज़ के ऊपर बात होती है तो फिर तो समझ आती है। लेकिन अगर इनके होते हुए भी यही सब कुछ होता रहा, सिलेक्टर अपनी मर्ज़ी से बेकार सी टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, मेरिट पे लोग आ नहीं रहे, जॉब्स ऐसे-ऐसे लोगों को क्रिकेट बोर्ड में दिए जा रही हैं जो बिल्कुल मेरिट के नहीं है, जिनने कोचिंग कोर्सेज़ नहीं किए, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर यही लोग आते रहे बगैर एक्सपीरियंस के रमीज़ राजा साहब के अंडर भी, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो भी अपनी सिर्फ़ सीट के लिए हैं, उनको भी खुशी है कि जी मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन गया हूँ। और तकरीबन चेयरमैन बनने का मकसद जो हम बात कर रहे थे इस अहम खबर से पहले, उस पे ज़रा कंटिन्यू करें कि अगर आपके पक्ष में हो, और क्योंकि आपकी नज़र भी रहती है गहरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे, क्या बेंच स्ट्रेंथ है हमारे पास और क्या वाकई लाने का वक्त है, या फिर हमें दोबारा जो हमारे ओल्ड हॉर्सेस हैं उन पे रिलाई करना पड़ेगा? शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, इवन सरफराज। देखिए मेरे हाथ में अगर चीज़ें होती तो आपको अलग ही चीज़ें नज़र आ जाती, क्योंकि मैं तो ना ये नेशनैलिटियों वाले लोगों को घुसने देता पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, ना ऐसे लोगों को जॉब देता कि जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, उनको लगा दिया गया कोचिंग में, जिन्होंने फॉरेन क्रिकेट छोड़ी उनको कोचिंग में लगा के दिया है। दोस्ती यारी भरी पड़ी आपको कोचेज़ में नज़र आ रही है, दबा के दोस्ती यारी लगाई गई है कोचेज़ को जिनको लगाया गया है। मेरी मेरी वो मेरी मेरे पास ये चीज़ें होती तो ये तो दूर-दूर तक नज़र नहीं आते कहीं भी। सिर्फ़ मेरिट मेरिट के लोग आपको नज़र आते हैं, और अगर मुझे काम नहीं करने दिया जाता तो मैं तो छोड़ देता जॉब, सही। क्योंकि मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ। मैं कहता हूँ जी लाए हो तो मुझे काम करने दो, नहीं काम करने देना तो मैं छोड़ दूँगा। लेकिन यहाँ इस मुल्क में इस तरीके से होता नहीं है। दूसरी बात आपने सिलेक्शन की बात की है। देखिए जो फ़िलहाल आज़म खान हो गया, खुशदिल शाह हो गया, आसिफ अली हो गया या शोएब मकसूद हो गया, इन लोगों के अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है, जीतने का सोच रहे हैं या खेलने का सोच रहे हैं, तो फिर तो भाई माज़रत के साथ मुझे तो नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएँगे। ना चलें किसी फिर की फिटनेस है, ना परफ़ॉर्मेंस है। देखते और हैं कि अगर फिर आगे चल के शोएब मलिक आपके पास ऐसी चॉइस है कि जिसको आप फिर भी लेके जा सकते हैं बिल्कुल, और आप तो हम कह देखते सकते हैं हैं कि कि ये जी कुछ कर क्या सकते हैं। फिर इस पे फैसला है, और पाकिस्तान का जो वेस्ट इंडीज़ से टेस्ट मैच है वो बड़ी अहम सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है।